नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जो मेरा इलाज करने का तरीका है कि भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके आप दुनिया का हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते। तो ये जो तरीका है, और दूसरी बात है कि कोई भी बीमारी कभी भी अकेले नहीं आता, वो बहुत सारी बीमारियों के साथ आता। तो ये जो तरीका हम विकसित किए हैं, इसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, यानी समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा। यानी बीमारी अकेले नहीं आया, बहुत सारी बीमारी को लेकर के साथ आया है। इसीलिए अगर आपको किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो ये मान के चलिए कि उसमें और भी बीमारी होगा। और जब आप, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका भोजन गलत था। तो भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो यही चीज़ हम चूँकि सीखे हैं और करीब 1 लाख मरीज देखे इंदिरा गांधी में, इसलिए अपने आप को हम होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम हर बीमारी का इलाज करते हैं भोजन बदल के। तो इसी ऑथोरिटी पर हम ये आज का ये वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, आज मई महीने का पहला मंगलवार है, और मई महीने का पहला मंगलवार पूरी दुनिया में विश्व दम्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। कब से मनाया जा रहा? तो ये मनाने का चलन 1998 से शुरू हुआ, और 1998 में पहला वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया था। और इसके उपलक्ष्य में उस समय स्पेन के बार्सिलोना में एक कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुआ था, जिसमें सब लोग जुटे थे, और उन्होंने ये किया था कि अस्थमा के रोगों के बारे में बहुत सारी अंधविश्वास है लोगों में, तो इस अंधविश्वास को ख़त्म किया जाए और लोगों को इस बीमारी को से कैसे बचें इसके लिए जागरूकता बताया जाए। तो इसीलिए ये 1998 से मनाना का चलन शुरू हुआ। इसको कौन मनाता है? इनिशिएटिव कौन लिया? ये इनिशिएटिव लिया एक संस्था जिसका नाम है जीमा। जीमा यानी GIMA। जीमा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ये जो जीमा है, यही जीमा जो है कि इसको करवाता है हर साल। और ये जीमा कब बना है? 1993 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। बहुत लोग मिले थे, और ये जीमा बनाने में WHO का योगदान था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का योगदान था, और एक और जो भी संस्था है वो उसका जो लंग और खासकर इसके डिजीज़ के लिए है, तो वो ये तीनों संस्था मिल करके इसका निर्माण किया था जीमा का। और जीमा के तत्वावधान में जो है कि 1998 से 35 देशों में शुरू में सबसे पहले मनाया गया था। बाद में तो ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया है, और भारत में भी ये मनाया जा रहा है। अभी कोरोना का दौर जारी है, तो कोरोना में निमोनिया का समस्या से आप जूझ रहे हैं, लेकिन दम्मा भी कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है। किताब, कोई भी बीमारी किताब नहीं पढ़ता, यानी कि बीमारी इस ढंग से नहीं आएगा कि किसी को केवल निमोनिया होगा, किसी को केवल दम्मा होगा। वो होगा तो सब इकट्ठे होगा। क्यों होगा वो हम अभी समझाएंगे आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा हमारा, क्योंकि सब बातों को जब हम इकट्ठे पेश करेंगे तो थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम आपको अधूरा ज्ञान देंगे, किसी एक पक्ष ही केवल क्लियर करेंगे, तो आप विहंगम नज़ारा नहीं देख पाइएगा। 3 डायमेंशनली जब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, तब आप खुद मास्टर हो जाइएगा। तो इसी ध्येय से हम चले हैं कि हर इंसान को डॉक्टरी सिखा दो, वो खुद अपने शरीर का ज्ञाता हो जाए, ताकि भोजन बदल के हर बीमारी को ठीक किया सके। हालांकि किताब में लिखा हुआ है कि दम्मा का जड़ से इलाज नहीं होता, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि क्यों वो ऐसा लिखा, और क्यों, क्या तरीका अपनाइएगा तो दम्मा जड़ से जाएगा। यही इस वीडियो में आप सीखिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपको एक बार में उतना समय नहीं मिलता है तो आप पॉज करके 2-3 टुकड़ों में इसको आप देख सकते हैं। तो ये हर बार थीम देता है। जैसे 2012 का थीम था यू कैन कंट्रोल अस्थमा, योर अस्थमा। आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, वो बोलता है कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल बट कैनॉट क्योर नहीं कर सकते। लेकिन आज इस वीडियो में आप देखिएगा कि हम कैसे दम्मा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो आप आज इस वीडियो में देखिएगा। तो इस महीने में ये वीडियो अनोखा है, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई डॉक्टर आपको किसी भी ये पर एलोपैथ डॉक्टर तो आपको बना के नहीं देगा। तो ये हम आपको समझाएंगे। दूसरी बात, इस बार जो 2021 का जो ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे, आज 4 मई है। संजोग से इस बार 4 मई को पहला मंगलवार पड़ा है। तो ये 4 मई को जो इस बार का जो थीम है, वो थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, यानी कि अस्थमा के, दम्मा के अंधविश्वास को, आओ दम्मा के अंधविश्वास को ख़त्म करें। ये हुआ इस बार का सूत्र वाक्य। हर बार सूत्र वाक्य दिया जाता है इसलिए क्योंकि लोग उस चीज़ को, टारगेटेड चीज़ को पकड़े और जागरूकता फैलाने में आसानी हो जाए, तो इसलिए ये बताया जाता है। तो अब हम
दम्मा क्या है, निमोनिया क्या है। आजकल निमोनिया बहुत सुने, कोरोना कोरोना सुनते सुनते आपका कान पक गया। 1.5 साल से लगातार सुने जा रहे हैं। कोरोना पर हम बहुत सारा वीडियो बनाए, हमारा बहुत सारा वीडियो यूट्यूब के द्वारा हटा दिया गया और इसलिए अब हम संभल के वीडियो बना रहे हैं। अब हम कोरोना पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। वो क्या है कोरोना, मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो आपको बहुत सारा कोरोना पर करीब 225 वीडियो है। क्या पता हो सकता है कि यूट्यूब चैनल भी ख़त्म कर दे, क्योंकि हमारा बिल्कुल अलग विचारधारा है। क्योंकि हम भोजन बदल के ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर भोजन बदल के ठीक कर दीजिएगा तो दवा कैसे बिकेगा, लफड़ा ये है, और वैक्सीन कैसे बिकेगा और किट कैसे बिकेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ये सुनने में, लेकिन जो हकीकत है और 1 लाख मरीज के अनुभव के हिसाब से हम आपको ये बताएंगे। तो ये जो है इस बार का थीम वाक्य है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। तो ये हो गया। कितने मरीज हैं आज के ज़माने में? करीब करीब 36 करोड़ मरीज हैं ये दम्मा के आज के ज़माने में, और उसमें से 4 लाख मृत्यु 1 साल में हो जाता है दम्मा से। तो करीब करीब 34 करोड़ लोग हैं दम्मा के इस धरती पर, और उसमें से 4 लाख लोग मर जाते हैं दम्मा की वजह से। तो ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि अभी दम्मा का समस्या किस कदर है। जाहिर सी बात है भारत में भी दम्मा बहुत कॉमन है, और दम्मा बचपन से शुरू हो जाता। ऐसी धारणा भी है कि लोगों को, जिस बच्चे को दम्मा होता तो ज़िंदगी भर दम्मा के साथ इन्हेलर लेके घूमना पड़ता, जबकि ऐसा नहीं है। जो हम तरीका बताएंगे उससे वो दम्मा चला जाएगा। तो अब हम पहले समझते हैं कि दम्मा है क्या। दम्मा एक शब्द है अस्थमा, ASTHMA। अस्थमा जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पैंट, टू पैंट, यानी कि हाँफना। तो कोई आदमी अगर हाँफने लगे तो उसको आप कहिएगा कि इसको दम फूल रहा है, उसी से दम्मा आ गया शब्द, अस्थमा कहते हैं। तो बेसिकली ये किसका गड़बड़ी है? इसमें होता क्या है कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस का जो रेस्पिरेटरी एक ट्री है, जो आपका पहले नासिका से वो नेजल पैसेज हो गया, फिर उसके बाद ट्रैकिया आया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, फिर ट्रैकिया आ गया। ये ट्रैकिया फिर ब्रोंकस में बदलता है, फिर ब्रोंकस जो है अलग अलग लोअर ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस में वो जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई से फिर वो और जो है ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और ब्रोंक्यूल्स में भी फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनता है, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनता है, और फाइनली ये जो है अल्वेओलर डक्ट बनता है। और अल्वेओलर डक्ट जो है फाइनली वो एयर सैक में चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये अल्वेओलाई। तो ये अल्वेओलाई क्या करता है, और रेस्पिरेटरी ये जो सब ट्री जो है ये क्या करता है, तो ये आपके हवा में जो ऑक्सीजन है ये पूरा हवा अंदर भेजता है। तो हवा से ऑक्सीजन अंदर ले लिया जाता है और ये खून में जाता है, और खून के थ्रू फिर वो आपको अच्छा खून बना के हार्ट में सप्लाई के थ्रू हर जगह सप्लाई किया जाता है। और जो गंदा खून आता है वो गंदा खून लंग के पास पहुंचता है, लंग में जहां अल्वेओलाई है, जहां पर एयर एक्सचेंज होता है। तो ये जो अल्वेओलाई है जो कि अंदर में है, एकदम अंदर में आप सांस ले रहे हैं, तो सबसे अंदर में हवा कहाँ जा रहा है? एयर सैक में जा रहा है अल्वेओलाई। एक आदमी के शरीर में करीब करीब जोड़िएगा तो एवरेज 27 करोड़ से 80 करोड़ तक अल्वेओलाई होता है एक आदमी में। यानी किसी भी एक आदमी में करीब करीब 27 करोड़ से 79 करोड़ अल्वेओलाई होता है। बच्चा जो पैदा होता है उसमें 8-9 करोड़ तो बच्चा में भी होता है, और एडल्ट होते होते 27 से 80 करोड़, जो जिसका ज़्यादा वजन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आदमी, तो उसमें जो है आपको 80 करोड़ तक भी होता है। ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि 48 करोड़ जो है अल्वेओलाई होता है। अल्वेओलाई का जो डायमीटर होता है वो 0.2 मिलीमीटर होता है, यानी 1 मिलीमीटर का भी 20वां हिस्सा, यानी उतना छोटा डायमीटर का वो एयर सैक होता है। और क्यों इतना अल्वेओलाई बना दिया गया? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, उतना ही वॉल्यूम में ज़्यादा मात्रा में एयर एक्सचेंज का जगह रहे, इसीलिए ये अल्वेओलाई का कंसेप्ट आया और प्रकृति हमको अल्वेओलाई दिया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सब अल्वेओलाई को बिछा दें तो एक जो टेनिस का जो कोर्ट होता है उतना बड़ा एरिया में आपका, मतलब उतना सरफेस एरिया है एयर एक्सचेंज करने के लिए। तो आपके पास अच्छा खासा एरिया उपलब्ध रहता है एयर एक्सचेंज करने के लिए। अगर आपका एक लंग कोई निकाल भी दे तो भी केवल एक लंग से आप जीवन जी सकते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए हुए प्रकृति आपको, तो इसीलिए जो है कि ये चीज़ है। और आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि जो जिस नली के थ्रू जो है हवा एयर सैक में पहुंचता है,
उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर आप जोड़ दीजिए इकट्ठे लगातार, तो 937 किलोमीटर लंबा हो जाएगा वो, यानी कि वो करीब करीब 1500 मील लंबा हो जाएगा, यानी कि 937 किलोमीटर लंबा वो होगा। अगर आप लगातार आप निकालते गए और ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, अलवेओलर डक्ट सबको इकट्ठे खड़ा लगा दिए, जोड़ दिए, तो वो कितना लंबा होगा? वो लंबा होगा 937 किलोमीटर। सोचिए आपके इतने छोटे लंग में वो कितना एरिया समाया हुआ है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर का वो एरिया समाया हुआ है, और 937 किलोमीटर लंबा आपका ट्यूब मिला हुआ है, जिसके थ्रू आपको एयर आप जो लेते हैं वो अंदर जाता है। तो ये प्रकृति का बनाया हुआ अद्भुत चमत्कार है। तो निमोनिया किसको कहते हैं? निमोनिया में क्या होगा, पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर देख लेने से ये जो है रेस्पिरेटरी ट्री है, अभी जो देख रहे हैं ये रेस्पिरेटरी ट्री है, आप देख रहे हैं। अभी जो रेस्पिरेटरी ट्री है, आप देखिए कि ऊपर से तो ब्रोंकस आया, ब्रोंकस फिर जो ट्रैकिया आया, ये ट्रैकिया फिर ब्रोंकस में राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में चेंज हुआ, फिर जो है कि ब्रोंकाई बन गया, फिर ब्रोंकाई में भी अलग अलग ब्रोंकाई होता है, लोबर और सेगमेंटल ब्रोंकाई हो गया, और उसके बाद ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो करीब 1 मिलीमीटर साइज़ का होता है। तो ये सब तो ज़्यादा मिलीमीटर साइज़ का होगा, लेकिन ये जो ब्रोंक्यूल्स आ गया, ये ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटा होगा, वो 1 mm तक का होगा। और अल्वेओलाई फाइनली ये सब कहाँ खुलता है? तो एयर सैक में खुलता है, अल्वेओलाई में खुलता है, और अल्वेओलाई का डायमीटर कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर। तो वो आप समझ में आ गया आपको कि कैसे कैसे ये जो है ये स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है। ये देखिए इसमें आपको ये स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यही स्ट्रक्चर है आपको, ये यही बना हुआ है आपको। देखिए यहाँ पर ट्रैकिया आया, ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई में राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में चेंज हुआ, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकाई बना, ब्रोंकाई से फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बना, और उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स बना, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली जाके ये अल्वेओलाई यानी एयर सैक में गया। तो ऐसा कितना एयर सैक होता है? तो आपको अभी बताएं, ऐसा जो है कि टोटल कितना एयर सैक है? तो टोटल 48 करोड़ अल्वेओलाई होता है। तो सोचिए एक ट्रैकिया से आप 48 करोड़ जो है कि एयर सैक को आप सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए ये और अच्छा पिक्चर आपको दिख रहा है। तो फाइनली नीचे में क्या है? ये अल्वेओलाई है, ये अल्वेओलाई है, और ये देखिए ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया से ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकस से अल्वेओलर ब्रोंकिल, ये जो है ना, और टूटते टूटते बहुत बारीक होते जाता है। तो यही आपको हवा। तो अगर निमोनिया में क्या होगा? ये जो ब्रोंक्यूल, ये जो अल्वेओलाई हुआ, ये अल्वेओलाई का में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाएगा, उसके चलते एयर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहीं पर चारों तरफ कैपिलरीज होता है, और यहीं पर ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जाता है खून की नली में, और खून की नली से CO2 निकल के वापस यहाँ पर आता है, और जो कि यहाँ से निकल जाता है। अब जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो यही हर सांस में होते रहता है। तो यहीं से, और निमोनिया में क्या होगा कि अगर इसमें सूजन आ जाएगा तो उसके चलते एयर जो है कि आपका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसमें होगा तो उसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। और अगर इस सब में कहीं पर पैसेज में गड़बड़ी आया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो हवा अंदर नहीं जा पाया, तो उसको हम लोग दम्मा कहते हैं। तो दम्मा बेसिकली ऊपर का बीमारी है, और निमोनिया बेसिकली नीचे का बीमारी है। ऐसा माना जाता है कि निमोनिया ज़्यादातर इन्फेक्शन से होता है, और ये बेसिकली एलर्जी के चलते होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी किताब पढ़ता है। तो जिसको दम्मा होगा उसको निमोनिया होने का भी खतरा रहेगा, और जिसको निमोनिया होगा उसको दम्मा होने का भी खतरा रहेगा। तो इस बात को समझना है। तो यही आप मोटा मोटी समझ में आ गया आपको, और अब हम आपको समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो आप समझे, और इसको जो है ये देखिए इसमें और भी लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग, ये एयरवे है, इसमें कंडक्शन, इसका काम है केवल हवा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, और यहाँ पर रेस्पिरेशन शुरू होता है। तो यानी कि यहाँ से देखिए अल्वेओलर डक्ट में भी रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब ऑक्सीजन यहाँ से इस हवा से निकल के खून के नली में जाएगा, और CO2 वापस यहाँ पर छन के आएगा यहाँ के, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हो गया ये कंडक्शन, यानी कि अगर ये जाम हो जाएगा तो यहाँ तक तो हवा ही नहीं आएगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ ये सब कंडक्टिंग है, और नीचे रेस्पिरेटरी वाला हो गया। तो ये 2 पोर्शन हुआ। तो बेसिकली निमोनिया किसको इन्वॉल्व करता है? ये रेस्पिरेटरी वाले पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, और ये कंडक्शन वाले को जो इन्वॉल्व करता है उसको दम्मा अस्थमा कहते हैं। तो यही मोटा मोटी चीज़ आप समझ में आ गया आपको। उसके अलावा बहुत सारा और भी बीमारी होता है,
जिसको हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। तो ब्रोंकियोल्स का अगर सूजन आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलाइटिस। उसी ढंग से ब्रोंकाई का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियाइटिस। इसी ढंग से इस यहाँ पर टोंसिल वगैरह भी रहता है तो उसको टोंसिलाइटिस कहते हैं, या बहुत सारा साइनस वगैरह रहता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये अलग अलग आपको इस एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो ये अलग अलग टर्म है जिसको कि आपको जानना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि दम्मा क्या है। बेसिकली दम्मा का मतलब है दम फूलना है, टू पैंट इसको, तो टू पैंट। तो ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द एयर जो है कि ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो कंडक्टिंग पोर्शन है, नहीं जो हवा को बाहर से आपको अंदर अल्वेओलाई तक ले जाता है, अल्वेओलाई में जाके एयर एक्सचेंज होता है। एयर एक्सचेंज होता है तो वो जो कंडक्शन करने वाला जो ट्यूब है, और वो ट्यूब कितना लंबा है, वो ट्यूब कितना लंबा है, 937 किलोमीटर। दोनों सब अगर एक एक ट्यूब को जोड़ दीजिएगा तो आपको वो आएगा 937 किलोमीटर। सोचिए इतनी छोटा दूगो लंग में आपको 937 किलोमीटर लंबा जंजाल भगवान दिए हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और एक टेनिस कोर्ट के बराबर सरफेस एरिया होता है, उतना सरफेस एरिया में एयर एक्सचेंज होता है। तो ये आपको समझ। तो ये जो दम्मा हुआ बेसिकली कंडक्टिंग पोर्शन जो है एयरवे का, अगर उसमें सिकुड़न आ जाए, किसी वजह से वो सिकुड़ जाए, कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो हवा नीचे पास नहीं कर पाएगा, या फिर हवा जाने में आवाज़ होने लगेगा, उसकी वो बोलते हैं व्हीजिंग होने लगेगा, आवाज़ होने लगेगा। तो उसमें आपको व्हीजिंग में जो है आपको जो है कि ना आपको कैसा साउंड आएगा वो हम आपको साउंड भी बता देते हैं कि अस्थमा में कैसा साउंड आएगा, वो हम आपको ये जो है कि अस्थमा वो हम आपको सुनाते हैं ताकि आपको वो साउंड आपको समझ में आ सके। और साउंड अगर समझ जाइएगा तो फिर जो है कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि किसी को भी वो साइन आप सुन करके वो जो है ये देखिए, तो ऐसा साउंड आएगा, ये सुन रहे होंगे, ऐसा साउंड आएगा। फिर से आपको सुनाते हैं, व्हीजिंग बोलते हैं इसको। तो ऐसा साउंड आएगा, जब सांस लेगा तो इस प्रकार का साउंड सुनाई को पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीजिंग। तो ये व्हीजिंग जैसा आपको ऐसा साउंड आएगा। तो ये जो है इस प्रकार से होगा। तो यही दम्मा का निशानी है, व्हीजिंग। तो ये आप सुन लिए, तो ऐसा आपको साउंड इसमें मिलेगा। तो इसमें होगा क्या, हालांकि सिम्टम जो है ना निमोनिया, और इसमें कभी कभी कॉमन भी आएगा, क्योंकि किसी को दम्मा हुआ तो निमोनिया भी हो सकता है, उसको अल्वेओलाई में भी सूजन हो गया और ऊपर ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी सूजन हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है। तो अभी क्या क्या आपको किताब में क्या मिलेगा, पहले हम वो बात बताएंगे, और हम कैसे ठीक करते, हमारा क्या फिलॉसफी है वो हम आपको अलग से बताएंगे। किताब में क्या लिखा हो पहले हम वो आपको बता दें। तो दम्मा में क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो हवा ठीक से पास नहीं करेगा, और जो कम ही जो है कि कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन से अगर हवा पास करेगा तो उसमें आपको, और चूँकि म्यूकस का सिक्रेशन भी रहेगा तो उस प्रकार का आवाज़ आपको आएगा जो हम आपको सुनाए। तो इस प्रकार का आवाज़ आएगा ऐसा मरीज, और बार बार अचानक होने लगेगा। तो आदमी क्या करता है, अपने पास इनहेलर रखता है। इनहेलर में स्टेरॉइड रहता है जो तुरंत सूजन को कम कर देता है, और उसमें ब्रोंकोडायलेटर भी रहता है, बीटा-2 एगोनिस्ट कहते हैं, साल्बुटामोल। वो क्या करेगा, तुरंत खोल देगा उसको, एयर पैसेज को ये खोल देगा। तो उसके चलते क्या होगा कि कैलिबर बढ़ जाएगा, तो फिर हवा ठीक से पास होने लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ आप जान में जान आया। तो ये वाला वैसा मरीज आप देखते होंगे। तो किताब में क्या लिखा हुआ है कि क्यों होता है भाई, तो ये एलर्जी के चलते होता है। क्यों बोलेगा कि नहीं हवा में पॉल्यूशन फैला हुआ है इसलिए दम्मा होता है, तो बोलेगा कि साफ करके रखो, बिल्कुल धूल नहीं रहने दो, कुछ लोग ऐसा। लेकिन आजकल एक आ गया हाइजीन हाइपोथेसिस, उसमें कहा जाता है कि नहीं, जो बच्चे को ज़्यादा साफ सफाई में रखा गया उसको दम्मा और ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका शरीर बहुत सारे चीज़ को अपने मेमोरी में डालते जाता है कि नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसे रिएक्ट नहीं करना है। तो अगर आप बहुत सारा चीज़ का एक्सपोजर नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, शरीर उसको फ़ौरन समझेगा और उससे रिएक्ट करने लगेगा। यानी जो बच्चा एयर कंडीशन में लगातार रहे तो थोड़ा बहुत भी धूल करने वाले एरिया में निकलेगा तो क्या होगा, उसका शरीर को के लिए वो एबनॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बचपन से वो धूल देखा नहीं है, धूल धड़कन देखा नहीं है। तो वैसे केस में जो है कि उसको तुरंत जो है कि वहाँ पर सूजन आ जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा उसका एयर पैसेज, तो उसके चलते वो तुरंत दमा का अटैक आ जाएगा उसको। तो ये सब होता है इसमें। और कभी कभी लोग बोलेगा कुछ दवा खाने से होता है, जैसे एस्पिरिन का गोली खाने से दमा का अटैक पड़ता है। कभी कभी बीटा ब्लॉकर यानी कि प्रोप्रानोल का गोली खाता है जो
हार्ट के को शांत करने के लिए दिया जाता है बीटा ब्लॉकर। कभी कभी बीपी में भी दिया जाता है बीटा ब्लॉकर। आपको धड़कन के कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। तो उसके चलते भी किसी किसी को दम्मा का अटैक आ जाता है, तो उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि उसके चलते दम्मा हुआ। दम्मा कभी कभी बोला जाता है कि जिसको खानदानी रूप से एलर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं एटोपिक इंडिविजुअल्स, उसमें भी दम्मा का अटैक ज़्यादा देखा गया है। कहा जाता है कि एटोपिक मार्च होता है। एक एटोपिक शब्द है जिसका नाम है ATOPY। एटोपी जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, मतलब लीक से हटके। यानी जिन चीज़ों से सामान्य व्यक्ति ओवर रिएक्ट नहीं करता, उन चीज़ों से वो व्यक्ति ओवर रिएक्ट करता। यानी कि उसी हवा में नॉर्मल आदमी जाता है तो उसको दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसी हवा में आबो हवा में अगर वो आदमी रहेगा जिसको कि पहले से एटोपी है, तो वो आदमी जाएगा, उसको भयंकर खुजली होने लगेगा या फिर खांसी होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं एटोपिक इंडिविजुअल्स। और ये खानदानी भी चलता है। तो खानदानी भी चलता है तो कुछ लोग बोलेंगे कि चूँकि खानदानी चल रहा है तो दम्मा, तो उसमें एलर्जिक मार्च कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिसको दम फूलता है उसको देखिएगा एक्जिमा भी होगा, उसको एटोपिक एक्जिमा भी होगा, बार बार खुजली भी शुरू हो जाएगा, और कभी कभी देखिएगा बार बार खांसी शुरू होगा। तो इसको 3 बीमारी होता है जिसको उम्र के हिसाब से चेंज करते रहता है। तो उसमें एक आता है आपका एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा आता है अस्थमा, और तीसरा आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो ये तीनों बीमारी, कभी किसी को चमड़े का बीमारी होगा, कभी किसी को बार बार खांसी का बीमारी होगा, कभी कभी किसी को दमा का बीमारी होगा, तो ये मैनिफेस्ट करते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एटोपिक मार्च। तो ये सब शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। ये सब हम समझाएंगे कि क्यों होता, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बता दें ताकि आप कंफ्यूज न कर जाएं। तो किताब में लिखा हुआ है कि अस्थमा का कोई क्योर नहीं होता, हम खाली कंट्रोल करके रख सकते हैं। वास्तव में ये दवा बेचने का एक तरीका है, लेकिन ये केवल दवा नहीं बेचना है। ये दवा आप तभी बेच पाएगा कोई भी जब आप खरीदिएगा। आप अगर आदत सुधार लीजिएगा तभी ये जाएगा, लेकिन आपको आदत सुधारने के लिए बहुत सारा चीज़ को बंद भी करना होगा, वो हम अभी समझाएंगे। लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है कि ये जो बेसिकली ये एलर्जी के चलते होता है, एटोपिक इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है। और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड का इन्हेलर आता है, वो देते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन कम करता है। उसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर देते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेशन करता है, तो आपका जो है कि ज़्यादा सांस का नली जो सिकुड़ गया था वो फिर से खोल देता। उसके अलावा इसमें म्यूकस को कम करने का दवा देते, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं। मास्ट सेल वो सेल होता है जो कि बहुत सारा सिक्रेशन कराता है। तो जो एयर पैसेज इतना चौड़ा है, इसमें अगर ये पानी निकलने लगेगा ये सब में, तो क्या होगा, ये सूजन आ जाएगा। तो एयर पैसेज में सूजन आ जाएगा तो क्या होगा कि एयर पैसेज संकरा हो जाएगा। तो वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, इसकी वजह से वो सूजन कम होने लगता है। तो एयर पैसेज का कैलिबर बढ़ जाता है और ज़्यादा जो सिकुड़ गया था वो फिर से एयर पैसेज बढ़ जाता। तो इसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी देते हैं, जैसे मोन्टेलुकास्ट वगैरह डॉक्टर आपको लिख देगा कि भाई एलेग्रा एम करके गोली आता है, हेक्साफेनाडिन विथ मोन्टेलुकास्ट, वो खाइए। तो इसमें ये सब दवा दिया जाता है। ये सामान्य अप्रोच है और डॉक्टर बोलेगा कि आप हमसे हमेशा मिलते रहिए। तो उससे क्या होगा कि दवा भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, मरीज भी रहेगा, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करेगा। और आपको बोलेगा कि एलर्जी का जांच करा लो, किससे किससे एलर्जी है, बोलेगा ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि वो सब हम छोड़ भी दिए हैं तो भी हमारा बीमारी जड़ से नहीं गया है, कभी कभी अटैक आ ही जाता है। तो ये तो कंटेम्प्रेरी जो चीज़ था वो ज्ञान था जो सब डॉक्टर आपको बताता है। अस्थमा का डॉक्टर आपको यही बोलेगा, हर बार जाइएगा आपको दवा बदलते रहेगा। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ओरल स्टेरॉइड दे देगा, और कभी कभी ज़्यादा बढ़ेगा तो एक एंटीबायोटिक भी दे देगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज का कोई भी एमोक्सिसिक्लिन, क्लाज़ोनिक एसिड या फिर सेफोरोक्सिम या फिर ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी दे देगा। थोड़ा बहुत कभी कभी एंटी फंगल भी दे देगा। एलर्जी देखिएगा तो कभी कभी फैलेरिया का भी दवा दे देगा, क्योंकि ट्रॉपिकल पल्मोनरी स्नोफिलिया भी कभी कभी उसके चलते भी दमा का अटैक होता है। इसको चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब आपको डॉक्टर बताएगा, बार बार CT स्कैन MRI कराएगा तो आपको भी लगेगा हमारा इलाज हो रहा है। और डॉक्टर इन्हेलर बोलेगा कि हमेशा अपने साथ रखिए, और आपका भोजन मेजर नहीं बदलेगा तो उसके चलते आपका दमा कभी जड़ से जाएगा नहीं। और हर जगह से आप उल्टा ज्ञान सुनिएगा तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो सही में जड़ से इलाज नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको अब सुनाई पड़ेगा कि अब जो वीडियो आप देखिएगा तो इसमें बिल्कुल नया चीज़ सुनाई पड़ेगा कि कैसे हम दमा को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे निमोनिया और कोरोना निमोनिया को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब ये आप अगला, अब ये पार्ट 2 हो गया। अब इसको आपको समझ में आएगा कि कैसे ये डॉक्टर हम कैसे ठीक करते हैं दमा को, हम आपको वो समझाएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि बहुत सारा ऐसा मरीज होता है हमारे पास जो आता है
जिसको एटोपिक एक्जिमा यानी बार बार खुजली का, बार बार एक्जिमा का बीमारी होता है। कभी कभी किसी किसी बच्चे को बार बार मच्छर कीड़ा काटने का एलर्जी रहता है, चेहरे पर बार बार खुजली हो जाता है, उसको हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो जिसको भी एटोपिक डर्मेटाइटिस रहता है उसको अस्थमा का भी बार बार प्रोन टू अस्थमा भी रहता है, वो ऐसा बच्चा। तो उसको भी हम लोग जो ठीक करते हैं, तो चमड़ा का बीमारी तभी ठीक होता है जब सांस का बीमारी भी ठीक हो जाए, क्योंकि कारण तो एक ही है। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अभी हम आपको समझाएंगे कि आखिर हमारी नज़र में अस्थमा क्या है, और हम 1 लाख मरीज देख के क्या सीखे, और हम कैसे अस्थमा को जड़ से ठीक कर देते हैं, कैसे एटोपिक एक्जिमा को जड़ से ठीक कर देते हैं, कैसे एलर्जिक राइनाइटिस को जड़ से ठीक कर देते हैं, कैसे कोरोना निमोनिया को हम जड़ से ठीक कर देते हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो आप इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली टेबल कुर्सी पर बैठ के हमारे जैसे खाली प्रवचन देता हो, तो ये दोनों आदमी का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक महिला जो घर में झाड़ू पोछा लगाए और घर में खाना वाना बनाए, और एक वो महिला जो मनरेगा में 8 घंटा सर पर ईंटा ढोए, ये दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम इस दोनों महिला को बराबर भोजन देंगे तो ये दोनों महिला बीमार होगी। तो हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भोजन गलत रहता। अगर हम भोजन सुधार देंगे तो हर बीमारी हमारा जड़ से चला जाएगा, लेकिन अगर हम भोजन नहीं सुधारेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। ये पहला बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन और फाइबर से। तो प्रोटीन और फाइबर जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो किसको कहते चीनी? जब तक ये ना जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा, क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये दोनों बात सत्य है। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये खाने में आपको मीठा लगेगा, ये शुगर फ्री है। ये खाने में आपको मीठा लगेगा, लेकिन ये चीनी नहीं है। लेकिन आप समोसा खाइएगा, वो तीखा लगेगा। खस्सी का मांस खाइएगा, वो आपको तीखा लगेगा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। तो किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसीलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जिसको कि अब सरकार को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये खाने लायक इंसान नहीं बचा। क्योंकि ये तो वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चले। इतना मेहनत करने वाला कोई इंसान धरती पर नहीं बचा। इसलिए कायदे से ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को सरकार को बैन कर देना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये सब खाना भगवान बनाया क्यों? और ये सब खाना में आखिर बुराई क्या है? ये सब खाना में बुराई है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट
और फैट इसमें मोर देन 70-80% है। तो ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, या फिर जो 8-8 घंटा लगातार डांस करता हो, या फिर जो 8-8 घंटा लगातार कबड्डी खेलता हो। ये उसका खाना है। अगर उतना मेहनत करते तब तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर आप 2 ही घंटा केवल चलते हैं तब अगर ये सब खाइएगा तो बीमारी हो जाएगा। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके एवज में आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग। अगर हम रोज 10 गो रोटी खाएं, रोज 4 गो आलू खाएं, रोज 5 गो मीठा फल खाएं, रोज आधा किलो दूध पिएं, रोज कुकर का चावल खाएं, रोज खिचड़ी खाएं, रोज मूढ़ी का भुंजा खाएं, मकई का भुंजा खाएं, तो ये सब खाना गलत नहीं है, लेकिन इसके बदले हमको 30-40 हज़ार कदम चलना होगा। इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उस सब चीज़ में है। लेकिन अगर हम खाएं और 2 ही किलोमीटर रोज चले तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारी तोंद को ढक देगा। सपोज कीजिए हमारा तोंद, हम जम के चीनी खाए, 2 आदमी खाना अकेले खाते थे तो हमारा तोंद इतना चला गया, तो हमको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं होता। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, कभी कभी देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाए, उससे दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून की नली में जमा हो जाए तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो क्या होगा? हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए सेरेब्रल आर्टरीज में तो क्या होगा? लकवा मार देगा, स्ट्रोक। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया सिंड्रोम। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो खाना पचने में दिक्कत, तो क्या होगा? उसके चलते फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में अगर एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ, यानी शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी बना दिया और हमारे शरीर में जमा हुआ तो हम क्या हो गए? मोटा के धौंस होने लगे, हमारा वजन बढ़ने लगा। बॉडी मास इंडेक्स हमारा रहना चाहिए था 21 से 25 के बीच में। हमारे हाइट के अनुसार जो हमारा वेट होता है उसका जो रेशियो होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स कहते, वो 21 से 25 के बीच में होना चाहिए। लेकिन हम 2 आदमी खाना अकेले खाने लगे क्योंकि हमको गलतफहमी हो गया था कि हम परम अमीर आदमी हैं, हमको क्या दिक्कत है, हम जम के खाने लगे। और बाहर निकलते थे तो टेम्पू टेकर से चलते थे, गाड़ी से घोड़ा से चलते थे, कैलोरी जलेबे नहीं करते थे, यानी बिना गाड़ी चलाए डीजल जमा करने लगे तो आग तो लगना ही था। तो शरीर उसको चर्बी बना के जहाँ तहाँ जमा किया, तो तोंद में जमा किया तो उससे दिक्कत नहीं, जांग में जमा किया उससे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अंदर में जमा हो गया तो उसके चलते क्या क्या बीमारी हुआ? हमको बीपी पकड़ा, हमको चीनी यानी डायबिटीज पकड़ा, हमको थायराइड का बीमारी पकड़ा, हमको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी पकड़ा, हमको हार्ट अटैक और लकवा पकड़ा, और हमको सारा मानसिक रोग पकड़ लिया। बेचैनी, दिमाग काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसमें बेचैनी, घबराहट शुरू हो गया। ये मोबाइल में 12 GB रैम था, रोज वीडियो डाउनलोड करें तो क्या होगा? ये हैंग करने लगेगा। उसी प्रकार से हम एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर दिए तो दिमाग ऑल बॉल करने लगेगा, तो उसके चलते बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा। तो इसके चलते हमको स्लीप एपनिया सिंड्रोम पकड़ा, हमको खराटा शुरू हो गया। और डॉक्टर हमको क्या बोला कि जो है कि आपको जो है कि ये ऑपरेशन कराना होगा खराटा का, जबकि आप गलत चीज़ छोड़ दीजिएगा तो बिना दवा के ठीक हो जाएगा। तो ये सब चर्बी जमने से, और अल्टीमेटली क्या होगा? लीवर और किडनी फेल हो गया, ये चर्बी जमने से हुआ।
तो शरीर कुछ चीनी को चर्बी बनाता, तो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी होता है समझा दिए। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ, और भी दूसरा पक्ष है। आप जो ज़्यादा कैलोरी लीजिएगा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिएगा और नहीं उसके हिसाब से मेहनत कीजिएगा, तो आपको खाली चर्बी जमने का बीमारी नहीं होगा, तेजाब भी जमने का बीमारी होगा। ये तेजाब अलग नुकसान करेगा। आप तो जानते हैं तेजाब कैसे काम करता है। सांस की नली में तेजाब क्या होता है जानते हैं, टॉयलेट में डालते टॉयलेट साफ कर देता। सपोज कीजिए आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी से तेजाब बनने लगा तो क्या होगा, तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा, सांस की नली को छील देगा। तो क्या क्या बीमारी आपको पकड़ेगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। कहीं भी देखिएगा आइटिस लगा हुआ है, जैसे साइनोसाइटिस में भी अंत में ITS लगा हुआ है, आइटिस, साइनोसाइटिस, SITIS, साइनोसाइटिस। तो जहाँ पर देखिएगा TIS लगा हुआ है, साइटिस लगा हुआ है। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। ये सूजन क्यों होता है, क्योंकि शरीर में साइटोकाइन बन जाता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। उसको हम कहते हैं तेजाब, क्योंकि वो तेजाब जैसा ही काम करता है। तो सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो जोड़ को गला देगा, तो क्या होगा, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो क्या होगा, चमड़े को गलाएगा, तो क्या होगा, एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो क्या होगा, मिर्गी, पागलपन, एंसेफेलाइटिस और एपिलेप्सी। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। अगर बोन मैरो में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा जो है कि ये सिहुली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा निमोनिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी हम लोगों में क्या कहावत है, चीनियाँ गिरे बात चिटिया लाग बे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, यानी चीनी गिराएंगे तो चीटी लगेगा ही। अगर हम जरूरत ज़्यादा चीनी खाएंगे तो कुछ अंश में चीनी हमारे पसीने में, स्वेट सिक्रेशन में, हमारे सलाइवा में भी निकलेगा, तो उसके चलते वहाँ का इन्फेक्शन पकड़ लेगा। सब डॉक्टर खून का न चीनी जांचेगा, आपके पसीने में कितना चीनी है, आपके लार में कितना चीनी है, ये जांचने का कोई मशीन डॉक्टर अभी तक नहीं खोजा है, लेकिन उम्मीद है कि 10-20 साल में खोज लेगा। तो आप रोज कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, एक एक दिन में 10-10 रोटी खा जाते थे, 4 गो आलू खाते थे, तो आप खाली उसके चलते मोटा के धौंसी नहीं हुए, आप खाली बीपी, चीनी, थायराइड पैदा नहीं किए, बल्कि उसके चलते और क्या क्या हो गया, तेजाब भी बनाए। तेजाब अगर सर के चमड़े में जाएगा तो बाल उड़ाएगा, नाखून में तेजाब जाएगा तो नाखून उड़ाएगा। और आपको क्या क्या बीमारी पकड़ा, बीपी, चीनी, थायराइड सब तो पकड़ा ही, आपको दम्मा पकड़ा, आपको गठिया पकड़ा, आपको एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल पकड़ा, और आपको जो है कि अस्थमा भी पकड़ लिया। तो तेजाब सांस की नली में गया तो दमा पकड़ लिया, और तेजाब अगर अल्वियोलाई में चला गया तो निमोनिया पकड़ लिया। कारण समझ में आ गया। और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का तो उसके चलते इन्फेक्शन भी पकड़ लिया। तो यानी कि आपको बोलेगा कि तो कोरोना वायरस, तो अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, फिर भी धरेगा, क्योंकि हम जम के चीनी खाए हैं और वो चीनी हमारे स्वेट सिक्रेशन में भी आया है। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, हम एक दिन 10 रोटी खा ली उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप सालों साल गलत भोजन कीजिएगा तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और आपको बीमारी होना शुरू हो जाएगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता, जैसे कि आज आपको सिखाया जा रहा है कि ये करो, वो हाथ साफ करो, ये करो, अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक बार पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो अगर मेहनत कीजिएगा तब ये चीनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप गाड़ी चलाइएगा तब तो डीजल आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं गाड़ी नहीं चलाएं तब डीजल जमा करें तो वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जला के राख भी कर देगा, वही चीनी सांस देगा। जरूरत ज़्यादा लीजिएगा तो वही चीनी सांस छीन भी लेगा। तो अब आपको समझ में आया कि दम्मा में क्या होता, आप एक्स्ट्रा चीनी खा के शरीर में तेजाब भी बना देते। वो तेजाब अगर सांस की नली में जाता तो ट्रैकियाइटिस करा देता, ब्रोंकाइटिस करा देता, ब्रोंकियोलाइटिस करा देता, और वो सांस का नली संकरा हो जाता। सारा कंडक्टिंग पाथवे जो एयरवे का है वो संकरा हो जाता, उसकी वजह से आपको जो है एयर फ्लो कम होने लगता। तो जब हवा कम पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम जाएगा और आपको जान भी चला जा सकता है। तो ये होता है आपको दम्मा। तो डॉक्टर चूँकि क्या करता है,
इसमें दमा का कैसे डॉक्टर ठीक करने का प्रयास करता है, वो आपको बोलता है कि ऐसा करो, स्टेरॉयड खा लो, तो स्टेरॉयड खाने से क्या होगा, तेजाब कम हो जाएगा। कुछ एंटीबायोटिक भी देता, कुछ तो उसके चलते क्या होता, आपका एंटीबायोटिक देता तो उसकी वजह से आपका बैक्टीरिया मरता, चूँकि एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बना है, तेजाब भी बना है, और तेजाब भी आपको सांस की नली को डैमेज किया है, और कुछ चर्बी भी बना है, और चर्बी के चलते क्या होता है, आपका सांस की नली में चर्बी जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, सांस की नली सकरा तो खराटा शुरू हो जाएगा, यहाँ पर चर्बी जो है खराटा शुरू हो जाएगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम होने लगेगा। तो तीनों ढंग से नुकसान होगा। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपको खाली अस्थमा है। अगर जांच करा लीजिएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी जरूर निकलेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर से जा रहे हैं अस्थमा विशेषज्ञ के पास, वो सोचेगा कि अरे बीपी तो अलग है, चीनी तो अलग है, गठिया तो अलग है, मिर्गी तो अलग है, इस ढंग से इलाज करेगा तो आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपको खाली दमा पर जोड़ देगा। तो ऐसे तो सही में दमा जड़ से नहीं जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा, दवा भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, मरीज भी रहेगा, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करेगा, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अब हम जो आपको समझाए कि आपको दमा क्यों हुआ, क्योंकि आप जम के एक दिन में 10 रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, कुकर का चावल खाते थे। वास्तव में ये खाना उसका था जो 30,000 कदम रोज चलता, उसका खाना था। आप 2,000 कदम रोज चल के ये सब खाए तो बीमारी तो होना था, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर आपका खर्चा 2,000 कैलोरी है और रोज अगर 4,000 कैलोरी खाइएगा, और बात खाली कैलोरी का नहीं है, आप सपोज कीजिए आप 10 गो कोल्ड ड्रिंक पी गए, तो एक कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो 200 कैलोरी का होता है, तो वैसे तो 2,000 कैलोरी आप ले लिए, लेकिन वो तो खाली आप चीनी पानी पिए, वो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए, आपको 2,000 कैलोरी ही लेना है एक दिन में, लेकिन उसमें से 30% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी लेना होगा, कुछ मात्रा में आपको जो है कि फैट भी लेना होगा और फाइबर भी लेना होगा। ये चारों मिला जुला के 2,000 कैलोरी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर गड़बड़ी लोगों का हो जाता, संतुलित भोजन नहीं करते और बीमारी हो जाता। तो फिर आदमी को क्या खाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दमा जड़ से ठीक हो जाए, तो हमको खाना क्या चाहिए और हमको छोड़ना क्या चाहिए। छोड़ना चाहिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ये सब मत खाइए, ये सब भूल के भी मत खाइए। ये वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, आप उतना मेहनत नहीं करते, ये सब मत खाइए। अब आदमी बुद्धिजीवी बन गया, उतना मेहनत संभव ही नहीं है। जो सफाई कर्मचारी वो भी मशीन पर बैठ के सफाई करता, जो किसान है वो ट्रैक्टर से खेत जोतवाता, अब कुदाल से खेत जोतना बंद कर दिया। इसलिए अब किसान भी अगर ये आलू का सब्जी खाएगा तो बीमार पड़ेगा। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर यानी तसला का सब्जी खाइए बिना आलू के, ज़मीन के नीचे उगने वाला कुछ नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। और अगर नॉन वेज पसंद है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में एक दिन, चिकन खा सकते पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में एक दिन, अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना, गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, चाहे वो गाजर, चुकंदर या मीठा पपीता या तरबूज, खरबूज क्यों न हो। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। तो फिर क्या खा के रहना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, अगर बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा रहता, हाँ तो भी आपको दाल जम के पीना होगा। याद रखिए बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। चीनी किसको कहते हैं हम समझा दिए हैं। चाहे आलू का चीनी हो कि दूध का चीनी हो, एक दिन में 4 रोटी ज़्यादा इंसान को नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक आदमी 10-10 रोटी एक दिन में खा रहा है, बीमारी तो होगा ही। तो फिर आप क्या खा के रहिएगा, दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के 5 चम्मच रोज खाना। दूध को जो है कि दही बना के 5 चम्मच रोज खाना, उससे ज़्यादा नहीं। और चाय पीना बिना चीनी के, चावल खाना बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल कर भी नहीं खाना। और तो खाना क्या है, दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग।
चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। यानी अगर आपके बच्चे को अस्थमा है, चाहते जड़ से खत्म हो जाए, तो उसको बंद करवा दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, और दाल 1 कटोरा सवेरे, दोपहर, रात पिलाइए। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल का जूस, ये मैदा का समोसा, चाउमीन और जो है कि मोमोज वगैरह, ये सब बंद कर दीजिए। और 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पिलाइए। पेट में पहले दाल घुसेगा, पहले दाल पी लिए, उसके बाद खीरा, ककड़ी, टमाटर काटे, वो भी 1-1 प्लेट खा लिए। तो लेकिन जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज सलाद के रूप में नहीं खाना। सब्जी में जितना प्याज पड़ता है बस उतना ही खाना। तो पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल बोल दिए बच्चे को, या फिर बड़ा आदमी को अस्थमा है तो उसको बोल दिए कि भैया 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पियो, और उसके बाद 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर सुबह दोपहर रात खा लो। तो पेट में पहले दाल घुसाना है, उसके बाद खीरा, ककड़ी, टमाटर घुसाना है। आधा ज़्यादा पेट हमारा भर गया। अब हम 24 घंटे में केवल 4 रोटी खाएंगे, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। तो 2 रोटी लिए, भर थाली हरा सब्जी ले लिए और वो खा गए, तो हमारा पेट भर गया। और अगर मन करे तो 1 छिपली दही रोज़ खाना, उससे ज़्यादा नहीं। और अंडा पसंद है तो 1 से 2 अंडा रोज उबाल करके। तो ये हो गया 24, ये हो गया। और दोपहर में भी क्या किए, फिर 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, फिर खीरा टमाटर खा लिए, और जो है पहले, लेकिन ये पहले खाना है। हम लोग क्या गलती करते कि दाल को रोटी के साथ मिला के खाते, या फिर दाल को चावल के साथ मिला के खाते। नहीं, दाल को अलग से पीना है, 1 कटोरा सुबह दोपहर रात। चावल खाना है सप्ताह में 3 दिन। कौन सा चावल? कुकर वाला नहीं, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला। उसके अलावा चावल से बनने वाला खिचड़ी भी नहीं खाना, क्योंकि खिचड़ी में भी मड़वा अंदर रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में होता है उतना ही चीनी माड़ में होता है। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला, अरवा चावल भी नहीं खाना। तो जो है कि आप क्या कीजिए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लिए, 24 घंटे में 4 ही रोटी खाए, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 4 रोटी से पेट नहीं भरा। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो परोर अकेले खा गए, 1 किलो बीन्स अकेले खा गए, 1 किलो बोरा अकेले खा गए। ये सब जम के खाना। लेकिन 24 घंटे में जो है कि जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम मिला हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे हरा सब्जी बनाना। नॉनवेज में देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन नामक चीनी है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, आधा घंटा चमड़े को जरूर धूप दिखाना। अगर ऐसा नहीं करेंगे आपके बच्चे जिनको अस्थमा है, या फिर बड़े बुजुर्ग जिनको अस्थमा है, तो ना केवल उनको दमा का बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, बल्कि आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए, तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, हम 1 लाख मरीज देख के क्या सीखे? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि दाल पीने से बीमारी चला जाएगा, 2 घंटा रोज टहलने से बीमारी चला जाएगा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम अपने अनुभव से सीखे। हम भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक करते। लेकिन भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारा शरीर में बीमारी क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। मूर्ख है वो डॉक्टर जो कहता है कुछ भी खा लो, कुछ भी कैसे खा लो। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता है खेत में, और एक आदमी जो ऑफिस में बैठ के खाली ऑफिसरगिरी करता, दोनों को खाना बराबर कैसे होगा? तो इस बात को समझना है। अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें तो क्या हमारा कैलोरी खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है। अगर हम खाली घर में बैठे रहें तो भी 1400 कैलोरी हमारा खर्च है। एक एवरेज 60 किलो के एडल्ट का 1400 कैलोरी तो वैसे भी खर्चा है। अगर आप खाली बैठे भी रहिएगा तो भी आपका हृदय धड़क रहा है, सांस चल रहा है, इस समय भी कैलोरी जाता है 1400 कैलोरी। और अगर कोई 1 घंटा टहल भी लेता है तेज कदमों के साथ तो 300 कैलोरी और जोड़ दीजिए। वो घर में छोटा मोटा काम भी करता है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो 200 कैलोरी और जोड़ दीजिए। तो अगर कोई आदमी घर में ऑफिस में भी काम करे और 1 घंटा टहले भी तो उसका कैलोरी खर्च कितना होगा? 300 प्लस 200 प्लस 1500 1400, तो टोटल खर्चा होगा करीब करीब 1900 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा कि अगर उसको बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी हुआ तो जरूर वो 4-4 हज़ार कैलोरी खा रहा था। और एक दिन ज़्यादा खाने से नहीं होगा। अगर वो सालों साल ऐसा गलती करेगा तो बीमारी पैदा हो जाएगा। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे
तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अगर हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। कैलोरी को लेना तो बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। एक रोटी 60 से 70 कैलोरी देगा, और अगर आप रोटी को पराठा बना दीजिए तो वही कैलोरी बढ़ के हो जाएगा 120 कैलोरी। यानी फिर वो एक पराठा जो है कि आपको 1 चम्मच घी लग गया तो 50-60 कैलोरी बढ़ गया। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप जोड़ लीजिए 50 कैलोरी बढ़ गया तो कितना होगा, 1000 कदम तो खाली 1 चम्मच घी का हो गया। सोचिए इंसान कितना जम के खाता और कितना कम मेहनत करता है, उसी के चलते बीमारी धड़ल्ले की तरफ फैल जा रहा है। और डॉक्टर मेन चीज़ नहीं समझाता, मरीज अहंकारी होता, उसको लगता है हम क्यों बदलें, और बिना वो चाहता है कि हम बिल्कुल नहीं मेहनत करें और 2 घंटा भी नहीं टहलें, और डॉक्टर हर चीज़ का दवा खोज दे, वैक्सीन खोज दे। इस एटीट्यूड में बीमारी नहीं जाता, इस एटीट्यूड में बीमारी नहीं जाएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि आप जो गलत भोजन खाए हैं तो आपको खाली दम्मा तो नहीं होगा। जांच अगर करा दिया जाए तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा, क्योंकि आपके शरीर में जो तेजाब बना है एक्स्ट्रा चीनी खाने से, यानी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ऑटो एंटीबॉडीज या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब जो बना है, तो ये खाली आपके सांस की नली को ही नुकसान किया होगा ऐसा नहीं है, आपके शरीर में और भी 5 गड़बड़ी लाया होगा। तो जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। यही हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में हम कहते हैं। ये किसी सामान्य किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम जो डेवलप किए हैं बीमारी को ठीक करने का तरीका, कि होलिस्टिकली बीमारी को देखिए, उसको खाली दम्मा हो यह संभव ही नहीं है। अगर आप पूरा जाँच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो क्या क्या जाँच कराना है भाई? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर लिपिड प्रोफाइल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO टाइटर, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, उसके अलावा जो है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंटी TPO, उसके अलावा ब्लड शुगर फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP, और जो होमा IR बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस का जांच, होमा IR बोलते हैं जांच। उसके अलावा जो है कि कार्सिनोजेनिक एंटीजन, अल्फा पीटोप्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल, उसके अलावा जो है आजकल जो है कि ये D डायमर स्टडी, उसके अलावा RA फैक्टर, VDRL, उसके अलावा वायरल मार्कर में HIV, HCV, हेपेटाइटिस B, उसके अलावा आपका जो है कि ये LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, उसके अलावा आपको IgE लेवल, एलर्जी का जांच, उसके अलावा जो है कि आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन। तो यदि इतना जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। तब आपका माथा ठनकेगा कि अरे ये डॉक्टर क्या कर रहा है भाई, ये तो खाली हमारा दम्मा का इलाज कर रहा है। और ज़्यादा जोगी मत हो जा, बोल रहा है BP उससे दिखाओ, थायराइड उससे दिखाओ, गठिया उससे दिखाओ, और हम दम्मा हमसे दिखाओ। ये तो बर्बाद कर देगा। 4 नाव पर सवारी कीजिएगा तो पक्का डूबिएगा। अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा तो फिर ये बीमारी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचिएगा, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, अभी सब सारा चीज़ बंद कर दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, तो देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था वो खत्म हो गया, तो सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आप जम के कुकर के चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा और एक दिन में 10 रोटी खाने का आदत पड़ गया था। अभी सारा आदत छोड़ दीजिए, 24 घंटा में केवल 3 रोटी खाइए, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चनाकृत मूंग अनलिमिटेड, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए, तो देखिएगा कि सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, तो BP भी ठीक हो गया जड़ से, चीनी भी ठीक हो गया जड़ से, अस्थमा भी जड़ से ठीक हो गया, बिना भोजन बदले। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी फिर क्यों होता, किसी को दम्मा क्यों हो जाता? क्योंकि बीमारी होता जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। हम गरीब हैं या फिर हम अमीर हैं तो हम जीभ के चटोर क्यों हैं? हम गरीब या अमीर हैं तो हम शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों हैं? इस धरती पर भगवान किसी भी इंसान को जीभ का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खो देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। आप देखिएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा कि बहुत लोग अपना अस्थमा को ठीक कर लिए। कैसे? जब मेहनत करने लगे, जंक फूड छोड़ दिए, दाल जम के पीने लगे, हरा सब्जी जम के खाने लगे, देखिएगा उनका दम्मा चला जाएगा, जाहिर सी बात है चला जाएगा। और केवल दम्मा नहीं, इससे तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो यही चीज़ जो है कि आज के, और हम लोग इसमें इलाज क्या करते,
जांच क्या कराते हो तो हम समझा दिए। इलाज क्या करते हैं इसमें? इलाज हम लोग करते हैं इसमें, मरीज़ का पहले तो पूरा जांच कराते, जो गड़बड़ी आता है वो सब का, और जांच शुरू में पूरा कराते। एक महीने का दवा देते, मरीज़ को एहतियात बता देते, और 1 महीने के बाद मरीज आता तो उसको हम लोग क्या करते, जो जांच में गड़बड़ी आया था उसको हम फिर रिपीट करते। रिपीट केवल उसी जांच को करते जो गड़बड़ आया था, ताकि मरीज को हम ये भी दिखा सकें कि बाहर में जितना सुधार हुआ दमा में वो तो दिख गया, लेकिन अंदर में जो गड़बड़ी था उसमें कितना सुधार हुआ वो भी सुधार उसको हम दिखाते। तब मरीज को लगता कि हाँ सही में अंदर ये गड़बड़ी था और ये डॉक्टर तो चमत्कार कर दिया, ये तो अंदर का भी गड़बड़ी ठीक कर दिया। तो जो है कि वो हम लोग इस प्रकार से इलाज करते हैं। और इसमें हम लोग दवा क्या देते हैं, हम कैसे ठीक करते हैं, किताब में क्या लिखा हो तो हम आपको पहले ही बता दिए थे। हम इसमें क्या करते हैं तो पहले देखते क्या क्या गड़बड़ी है। अगर सीबीसी में न्यूट्रोफिल या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं इसमें, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज जैसे सेफोरेक्सिम लिवोफ्लोक्सासिन वो दे देते। उसके अलावा एंटी एलर्जिक में फेक्सोफेनाडिन देते और मेंटोल्यूकास्ट के साथ भी देते। उसके अलावा हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी एलर्जी के रूप में देते इसमें। और उसके अलावा जो है हम लोग अगर सांस का नली संकीर्ण है तो उसको सांस की नली को फुलाने के लिए जो है कि डेरिफाइलिन आता है वो हम लोग देते, या अमाइनोफाइलिन आता। बेसिकली ये सब बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो ये सब सांस की नली को चौड़ा करता, तो वो उससे हम लोग देते हैं। उसका वो गोली भी आता है ना, डेरिफाइलिन करके टैबलेट आता है, इसमें बेसिकली अमाइनोफाइलिन ग्रुप का चीज़ रहता है, तो सालबुटामोल वगैरह वो सब हम लोग देते, तो वो हम लोग देते। उसका इन्हेलर भी आता है, या फिर वो लेने के लिए खाने के लिए भी गोली हम लोग देते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन रहता तो स्टेरॉइड भी चलाते और एंटी फंगल भी चलाते, क्योंकि बहुत सारा फंगस भी अंदर में ग्रो कर जाता, क्रिप्टोकोकोसिस बोलते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, उसमें फंगस भी ग्रो करता। तो आप थोड़ी जानते कि इसमें अंदर है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी इसमें देते हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल पल्मोनरी एसिनोफिलिया होता है, उसमें भी दमा का अटैक आता, तो इसलिए हम लोग उसमें डाईथाइल कार्बामेजिन वो भी देते हैं। और नहीं तो फिर आइवरमेक्टिन आजकल आ गया है, तो आइवरमेक्टिन वो भी यूज किया जा रहा है इसमें कोरोना में भी। इस वास्तव में ये सब कोरोना का एक भी दवा नहीं है, कोरोना वायरस का दवा काम नहीं करता। काम तो आप ठीक कर रहे हैं एंटीबायोटिक से, जिथ्रोमाइसिन डॉक्टर सब तो एंटीबायोटिक है, डेक्सोना एंटी एलर्जिक है जो तेजाब को कम करता है, तो ठीक कर रहे हैं सब एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक से, लेकिन आप बोले जा रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। तो खैर कोरोना पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो यूट्यूब फेसबुक हटा देता है, क्योंकि उसको अभी धंधा करना है। तो इसीलिए जो है कि वो खैर आप खुद समझ जाइए, हमारा जो वीडियो नहीं हटाया है वो सब वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको समझ में जाएगा कि हम क्या बताए हैं आपको। तो हम पहले तो पूरा जांच कराते, जो गड़बड़ी आता उसके हिसाब से दवा देते, तो हम एंटी फंगल भी देते, एंटी एलर्जिक भी देते, अगर लगता है हर्पीस का भी जांच करवाते, वो भी अगर जिसमें टोर्च टेस्ट बोलते हैं, टोर्च टेस्ट में साइटोमेगालोवायरस टॉक्सोप्लाज्मा सब जांच हो जाता है। तो टोस्ट में अगर गड़बड़ी आता है हर्पीस का, तो हर्पीस के लिए वालसाइक्लोविर भी देते, और वो सब देते, और साथ में स्टेरॉइड देते, स्टेरॉइड में डेप्लाजाकोड वगैरह देते। ज़्यादा सीवियर रहता है तो उसको भर्ती करके हम लोग जो है कि पिपजो देते और डेक्सोना देते, पिपजो और डेक्सोना का इंजेक्शन चलाते, और एक फोरकैन इंजेक्शन भी देते। यही तीनों दवा से तत्कालिक गड़बड़ी रुक जाता, और अगर ज़्यादा दिक्कत होता तो उसको नेबुलाइज करवा देते हैं हम लोग। नेबुलाइजेशन का मतलब होता कि आपको सांस भाप के थ्रू ही दवा डाल देना, तो कुछ मशीन आता है उसके थ्रू भाप भी बनते रहता, और उसी में डुओलिन और बुडाकोट आता है, वो डाल दीजिएगा। तो बुडाकोट क्या है, बुडासोनाइड एक प्रकार का स्टेरॉइड है, और डुओलिन में साल्बुटामोल है, तो वो ब्रोंकोडायलेटर है, तो सांस की नली को चौड़ा भी करता है और सूजन भी कम हो जाता है, तो मरीज को साफ। अगर वो डुओलिन नहीं मिलता तो आपको एक गोली आता है कार्बोल प्लस, उसका कैप्सूल आता है, उसको भी तोड़ के आप भाप ले सकते हैं घर में सिंपल। अगर वो मशीन नहीं नेबुलाइजर आपके पास तो कुछ नहीं कीजिए, एक तसला में पानी भर लीजिए, उसको खौला दीजिए, और उसी में ऊपर से तौलिया कर दीजिए, और भाप जो निकलेगा उसमें कार्बोल प्लस का गोली डाल दीजिए, आने तो कोई भी एक स्टेरॉइड डाल दीजिए उसी में जैसे डेक्सोना का गोली, बेटनेसोल का गोली डाल दीजिए, और उसमें जो है कि ये डेरिफाइलिन का गोली डाल दीजिए, और उसी का भाप लीजिए, तो उससे भी वो भी आपका नेबुलाइजर हो गया। तो उससे भी आप कर सकते हैं, और वो हम लोग देते हैं। उसके बाद मरीज़ को इनहेलर आता है, 4 कोट करके इनहेलर आता है, उसमें सब कुछ मिला हुआ है, स्टेरॉइड भी मिला हुआ है। तो नए नाम याद रहे तो 4 कोट इनहेलर, वो आप 2 पाप सुबह 2 पाप शाम लीजिएगा, लेकिन वो सब इमरजेंसी के लिए हम लोग बोलते हैं। देखो बेटा तुम अपना भोजन सुधार दो तो बीमारी जड़ से जाएगा, तुम क्यों ये सब लगातार खाओगे स्टेरॉइड, क्योंकि लगातार स्टेरॉइड खाएगा तो क्या होगा, कसिंग सिंड्रोम हो जाएगा, मोटा के धौंस हो जाएगा, देखिए सूजन आ जाएगा, ये सब में चमड़े में स्ट्रेच मार्क होने लगेगा, हड्डी गलने लगेगा, तो कसिंग सिंड्रोम उसको बोलते हैं। तो वैसा मरीज़ भी हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए वो कभी भी याद रखिए, बिना भोजन बदले बीमारी नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपको दम्मा को जड़ से ठीक करना है तो छोड़ना होगा चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, और दूध पीना छोड़ना होगा, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा छोड़ना होगा, दाल
पीना होगा जम के। दाल कैसे बनाना है, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, ये चारों पांचों दाल मिला दीजिए। मूंग मसूर अरहर उड़द चना, ये सारों दाल मिलाइए, उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए, कुकर या तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। स्वाद अगर लेना है तो छौंक भी दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, दोपहर, रात, भोजन से पहले। भोजन के बाद नहीं, भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना है। उसके बाद क्या खाना है, खीरा ककड़ी टमाटर, वो खाना है। तो पहले दाल पीना है, खीरा ककड़ी टमाटर खाना है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना है। तो इसी ढंग से हम लोग दवा देते हैं, मरीज जड़ से ठीक हो जाता है। उसका तो पहले दमा वमा सब कंट्रोल हो जाता। पहले महीने में जो जांच में गड़बड़ी पाए थे, 1 महीने के बाद उसी जांच को रिपीट कराते, तब उसको माथा सनकता कि अरे रे 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 रे, ये तो डॉक्टर लीवर किडनी का गड़बड़ी भी ठीक कर दिया रे बाप। तो फिर जो है कि उसको भरोसा हो जाता कि हाँ दवा का, डॉक्टर का दवा काम कर रहा है। तो फिर उसके बाद इलाज कराता, फिर मरीज का दमा जड़ से ठीक हो जाता। तो इसीलिए हम अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करते, क्योंकि हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। और हमको होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट बनाया कौन, वो देखिए इस बीमारी का। ये बीमारी हमारे लिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये बीमारी है, इसको बोलते हैं लूपस। ये लूपस नामक बीमारी है। तो इस बीमारी में सब कुछ होता है, गठिया भी होता है, क्योंकि तेजाब से जोड़ों का गठिया भी होता है, गठिया देख रहे हैं। और ये आपको भयंकर बुखार होगा, महीनों तक बुखार नहीं जाएगा। ये भयंकर थकान होगा, भयंकर कमजोरी, और इसमें खून की भारी कमी, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे चला जाएगा। इसमें गुर्दे की समस्या, पेशाब में प्रोटीन आएगा, और इसमें भयंकर खांसी होगा, और इसी में दमा का अटैक आएगा। तो इसमें चकत्ता होगा, धूप से एलर्जी होगा, बालों का झड़ना होगा, क्योंकि तेजाब अगर सर में जाएगा तो बाल झड़ने लगेगा, रक्त का असमानता, थ्रोम्बोसिस होने लगेगा, उसके चलते गैंग्रीन, उंगली कट के गिरने लगेगा, आंखों का रोग, मिर्गी का दौरा। तो इसमें क्या होगा, इंसेफ्लाइटिस, भयंकर सीजर, और मुंह का छाला। ये एक ही बीमारी का अलग अलग लक्षण है। इसको हम लोग कहते हैं लूपस, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। किताब में लिखा हुआ है 10 मई को वर्ल्ड लूपस डे है। तो फिर इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा। तो किताब में लिखा हुआ इसका जड़ से इलाज नहीं, लेकिन इस बीमारी को हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते, भोजन बदल के। तो यही हमको मेन डॉक्टर ने सिखाया कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। तो हम सीखे, 1 लाख मरीज के अनुभव से हम ये सीखे। तो हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके मानवता को भी सही ज्ञान दिया जा सके। अगर आपको हमसे इलाज लेना है, ऑनलाइन ही सही, तो उसके लिए फ़ोन नंबर नोट कीजिए 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। ये 2 नंबर है। कितने बजे हम फ़ोन कर सकते हैं, 7 आप फ़ोन कर सकते हैं, 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, या 10 बजे रात। ये 3 टाइम में हम फ्री रहते हैं। तो 9 से 10 बजे रात में भी कर सकते हैं, और 7 से 8 सुबह में कर सकते हैं। ये दोनों हम ज़्यादातर फ्री रहते हैं, और नहीं तो फिर 6 बजे शाम के आसपास भी कर सकते हैं। तो आप हमसे फ़ोन पर भी सलाह ले सकते हैं, निःशुल्क, ये सेवा निःशुल्क है, वो आप कर सकते हैं, फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। और हमसे केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, केवल दमा का बीमारी नहीं, आप हमसे कोई भी बीमारी जड़ से ठीक करा सकते हैं। लेकिन वो तभी ठीक होगा जब आप भोजन बदलिएगा। जब तक आप अपना अहंकार नहीं ठीक को छोड़ने को तैयार नहीं है, तब तक हमारे पास मत आइएगा, या फिर ये नंबर किसी को मत बांटिएगा। जो लगेगा कि नहीं हम सब कुछ खाएं तब डॉक्टर ठीक करे, तो वो वाला मरीज हमारे पास नहीं आए, क्योंकि बिना भोजन बदले बीमारी जड़ से जाएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग अहंकारी होते, हमको लगता है अरे हम अपना खाना नहीं बदलेंगे, हम भोजन बदलेंगे, दुनिया भर का वैक्सीन खोजेंगे। इस आदत में आप गड्ढे में गिर जाइएगा। अभी देखिए बिहार के मुख्य सचिव मर गए, और देखिए अभी इतना बड़ा बड़ा मंत्री संतरी सब मर रहा है। तो ये तो वही बात है ना, आप कहाँ कंट्रोल कर पाए, 1.5 साल तो लगे हुए हैं। इस ढंग से बीमारी नहीं जाएगा, अब लॉकडाउन करके बीमारी नहीं जाएगा। अपने आप को सुधारिए। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं। तो आप अपने अंदर झांकिए कि हमको दमा हुआ हमारी गलती से, हम गलत भोजन क्यों खाए, हम क्यों खाए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। दाल पीने में हमको नानी याद आता था, और दूधवा, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान जम के पीते थे। ये आदत हमको गड्ढे में गिराया। जीभ के अनुसार भोजन मत कीजिए, स्वाद के अनुसार भोजन नहीं कीजिए, सेहत के हिसाब से भोजन कीजिए। तो इस बात को समझिए। ओवरऑल कैलोरी 2000 से ज़्यादा मत लीजिए, और जो है कि दाल जम के पीजिए, और इसमें 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। कीटो डाइट पर मत पड़िएगा, कीटो डाइट भी पागलपन है। कीटो डाइट में फैट जम के खाता लोग, तो वो नहीं खाना है। हम आपको बोले दाल जम के पीना, हरा सब्जी जम के खाना, और पेट में पहले दाल घुसाना, और 24 घंटे में 3 या 4 रोटी खाना, 2 घंटा रोज टहलना, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाना। तो उम्मीद करते हैं ये ज्ञान आपके काम आया होगा। तो अगर ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ये लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि हमारा कोई नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए, वह इतने ही मरीज में परेशान है।
हमको और ज़्यादा मरीज का भगवान से, और हम नहीं चाहते कि हम बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएं। हमारा ये वीडियो अगर मिलियंस में देखने लगेगा तो हमको क्या जीना मुश्किल हो जाएगा, कहीं जाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं हम गुमनामी में रहें, वो ज़्यादा मज़ेदार जीवन है। और हम बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहते, ऊपर वाला इतना पैसा दे देता है कि उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा का जीवन का जरूरत नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा ब्रह्मांड एक छोटा धरती, पैसा का कीजिएगा क्या। तो इसीलिए जो है कि आजकल तो घूमना भी मुश्किल है, वो सरकार सब जगह लॉकडाउन कर दिया, कहीं भी जाइएगा तो 10 जगह चेक चाक करेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि जब घूमना ही नहीं तो पैसा कहाँ से खर्च होगा आपको, और जितना कमा उतना तो आपको जो सैलरी मिलता है उसी से काम हो जाएगा। इसलिए को बहुत प्रसिद्धि का भी ये नहीं है और बहुत पैसा भी का भी ये नहीं, इसलिए आप ये लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका पुण्य होगा। ये सही जानकारी आप दूसरे आत्मा को भी दीजिएगा, तो इसलिए लाइक और शेयर कीजिए। और सब चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि हमको तो हर बीमारी का वीडियो बनाना है, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं सबको डॉक्टर बनाने, भोजन बदल के सबको हम ठीक करने का रास्ता चुने हैं। तो इस रास्ते में आपको हर बीमारी का वीडियो मिलेगा। और हम कभी भी हैं तो हर दिवस पर कविता भी लिखते, तो ये सब आपको बहुत सारे मुद्दे पर हमारा कुछ बात भी आप सुनिएगा तो वो भी आपको तुरंत वीडियो मिलेगा। तो इसीलिए आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो तुरंत सूचना पहुंचेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है वो भी कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अगर हमसे आप सीधे बातचीत कर लीजिए फ़ोन करके, वो ज़्यादा उचित, बशर्ते कि मैसेज करने के। तो जो कि व्हाट्सएप वगैरह हम उतना देख नहीं पाते। तो हमारा फ़ोन नंबर फिर से बता देते हैं 8969953194 और 9386999300। आप हमसे कोई भी बीमारी क्रोनिक ठीक करा सकते हैं, चाहे बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी क्यों ना हो। ये बिना ऑपरेशन के पथरी भी ठीक करते हैं, हाइड्रोसिल हर्निया भी ठीक करते हैं, क्योंकि कारण तो एक ही है, गलत भोजन। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आइए आज विश्व अस्थमा दिवस पर से प्रतिज्ञा करें कि हम लोग अस्थमा का मरीज जहाँ भी मिलेगा सबको जागरूक करेंगे कि मत खाओ चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, घड़ी दे के 2 घंटा रोज टहलो।